भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को और प्यारी बुआ को राजुल का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, स्नेह। बुआ का स्नेह तो भर भर के मिलता है ना? और सब लोग भर भर हाथ लेते हैं। तो भाई ऐसा होता है ना बुआ कि जब जो चीजें ज्यादा होती हैं उनका हम इस्तेमाल, मतलब उन्हें संजोना, उनको इस्तेमाल भी करते हैं और उन्हें संजो कर भी रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कभी कभी चीज़ें जब ज़्यादा मिलने लगती हैं तो हम सोचते हैं इफरात है, इनको क्या संभालना है, इनको क्या संजोना है, अब तो मिलती ही रहेंगी। लेकिन प्यार और आशीर्वाद तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा संजोना चाहिए और संभालना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं संजोएंगे, संभालेंगे तो मन का तो बुरा हाल हो जाएगा। जी हाँ, मन का बुरा हाल हो जाएगा और उस समय भले ही ना पता चले, बाद में पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ चले आए। तो बीच बीच में जो है ये मन का हाल देखते रहना चाहिए, उसको टटोलते रहना चाहिए कि मन ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं भटक तो नहीं रहा है। तो सही पर रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा सा उसका रंजन भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। थोड़ी बहुत अगर उसको जरा सी ढील दे दी जाए, थोड़ा खुलकर जीने का मौका चुरा लिया जाए, तो फिर जो ये बातें आती हैं ना कई बार कि हम किसी बहुत कीमती चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, कोई अनमोल चीज़ें हम रास्ते में छोड़ते चले आते हैं ये सोचकर कि ये तो ताज़िंदगी रहेगा, लेकिन ताज़िंदगी तो कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही मनोरंजन के साधन भी हैं बुआ। देखिए ना, पिछले ज़माने में कितने सारे हुआ करते थे और अब कौन से साधन हो गए, इनके बारे में आज बातचीत करें। थोड़ी सी तब्दीली हो गई है भाई, यही तो हम भी कह रहे हैं। और तो चलो आज क्या आ गए हैं, पुराने कौन से थे उन पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन जब पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो आज हम लोग उस पर भी चर्चा कर लें। बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो बनाए जाते थे और अब बिल्कुल नहीं बनाए जाते हैं। बनाने में भले ही मुश्किल नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। हाँ, नहीं बनाए जा रहे हैं और शायद जो हमारी नई पीढ़ी है उसको तो इस बारे में शायद मालूम भी नहीं है कि कुछ इस तरह का खाना भी कभी बनता था। उनको तो बस आजकल जो प्रचलित खाने हैं बस उन्हीं की जानकारी। राजुल बिटिया, ऐसा है कि बड़े मजे से हम नई पीढ़ी के कंधे पर बंदूक रख के चला देते हैं बस। तो हम नहीं बना रहे तो कैसे उन्हें पता चलेगा? तो बनाना चाहिए ना, फिर बनाना मतलब चाहिए। चलो भाई, हम बना तो नहीं सकते लेकिन बात तो कर सकते हैं। और हमारे साथियों को अगर किसी नए व्यंजन के बारे में, पुराने व्यंजन जो कि अब नया सा लगेगा, बिल्कुल नया लगेगा, पता हो तो उसके बारे में जरूर हमें बताइए। नहीं, हमारे बहुत सारे साथियों ने शामिल भी किया है अपनी बातें और अभी भी और भी समय है, बताते रहेंगे। क्योंकि अगर आप बताएंगे तो जाहिर है कि हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुश रहने का जो टोटका है वो ये भी है कि आप जब कुछ संदेश अच्छा सा भेजते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हाँ, क्या बात कह दी है। सही बात है भाई। खुशी का तो ऐसा है ना कि खुशी जब भी जहाँ भी मिले वो हम बटोरना चाहते हैं और हम इंतजार करते हैं खुशियों का। लेकिन क्या सचमुच में खुशियों का इंतजार करना चाहिए या खुशी हमारे बस में है? बिल्कुल हैं बस में, और कैसे बस में हैं इस पर भी बात करेंगे। कुछ टोटके हैं, उनको आजमाया जा सकता है और उस राह पर चला जा सकता है। और जब राह की बात आती है तो हमारे पुराने लोगों ने, हमारे चाहे वो कोई भी कलाकार रहे हों, बहुत सारे राह दिखाई है। ऐसे ही साहित्यकारों ने भी दिखाई है। तो अंतिम प्यार से जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी का भाग 3 हम आज सुनेंगे कथा सुधा में। भाई आंखों से मस्तियां बरसाते हुए जी हम आते हैं वापस घर, जब मनोरंजन के साधनों के बीच में हम गुजर कर आते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मनोरंजन सिर्फ समय गुजारने से कहीं अधिक काम आता है। यहाँ बताया गया है कि मनोरंजन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तनाव से राहत और विश्राम, एक अच्छी फिल्म, मज़ेदार किताब या आकर्षक वीडियो गेम हमारे दिमाग को चिंताओं से दूर कर सकता है। हंसी विशेष रूप से एक महान तनाव निवारक है जो हमारे मूड को अच्छा कर सकती है। तो भाई हम थोड़े से वैसे साधन की भी बात कर रहे हैं जो जिनको हम कह सकते हैं भौतिक या जो दिखाई दे रहे हों। ये जो हंसी और ये सब तो जो हमारे अपने अंदर की भावनाएं हैं, भाववाचक संज्ञा वाली बात नहीं है, वो भी है, वो तो सबसे बड़ा कारण है और इस खुशी के संग वही आता है। लेकिन हमारे एक साथी ने तो पूरा इसकी व्याख्या इस तरह से की है। मनोरंजक गतिविधियों के 8 प्रकार हैं: शारीरिक, खेल, फिटनेस आदि। और सामाजिक में लिख रहे हैं पार्टी, पिकनिक और डेरा डाले हुए और बाहरी गतिविधियां जो हैं, दिन के शिविर, निवासी शिविर, फ्लोट यात्राएं आदि। कला शिल्प गतिविधियों में चित्रकला, मिट्टी के पात्र, काष्ठकला। नाटकीय गतिविधियां यानी कि सांस्कृतिक, इनका कहने का मतलब है कठपुतली, स्क्रिप्ट आदि। तो ये जो हो गए हैं, बांट दिया है। जी बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने क्या किया है, उन्होंने तो 2 जो हमारे विषय हैं आज के, उनको बड़े रोचक ढंग से जोड़ा है कि मनोरंजन का साधन विविध भारती संग बांधा सारे जीवन का बंधन।
फ्रिज के कोने कोने में छोटी बड़ी कटोरियों में अक्सर पड़े ही रहते हैं कुछ भूले बिसरे व्यंजन। क्या तो भाई बात क्या बात है। मनोरंजन का एक साधन ये भी हो सकता है कि हम दूसरों की अच्छी अच्छी बातें सुने जी। और खुश हो, हंसे थोड़ा, क्योंकि खुल के हंस भी लेंगे। देखो विषय की बात आई तो हमारे एक साथी ने भी बड़े प्यार से लिखा है, आज विषय सूची बड़ी मज़ेदार है और बातें भी उतनी ही मज़ेदार होंगी। मनोरंजन और व्यंजन साथ साथ आए हैं तो मज़ा ही आएगा। हाँ, भूले हुए व्यंजन के बारे में बताने में असमर्थ हैं, लेकिन व्यंजन खाने में ज़रूर सामर्थ्य दिखाएंगे। वैसे ये भी तो खुश रहने का एक टोटका जो है। तो सही बात है, एकदम सही कहा इन्होंने। और एक हमारे साथी ने कहा है कि इस जमाने में मनोरंजन के साधन बहुत ज्यादा बढ़ गए, पर जो इंतजार मनोरंजन के लिए हम करते थे, महीने में एक बार किसी फिल्म को देखने की, महीने में एक बार छुपा कर मांग कर फिल्मी मैगजीन किताब पढ़ने की, विविध भारती उर्दू सर्विस या और कोई सुनने की कार्यक्रम, उस पर रेडियो सुनने की, और उत्सव त्योहार या कुछ पारंपरिक डांस नाटक, सभी के लिए एक ललक रहती थी। कुछ शब्द और उंगलियों की मदद ने 1 सेकंड में मनोरंजन उपलब्ध करवा दिया है। मतलब इन्होंने आज की बात कही है कि आज तो इतना आसान हो गया है मनोरंजन। जी हाँ, और भाई जाहिर है कि मनोरंजन की बात आती है तो हमारे साथी जो हैं विविध भारती से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि लगभग सबने यही लिखा है कि विविध भारती स्टूडियो से हमारे रेडियो तक फिल्मी गीत और बातें पहुंच रही हैं और हम अपने मोबाइल से कमेंट करके आप तक हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। ये सब मनोरंजन का बेहतरीन साधन है। तो इन्होंने कई चीज़ों को बता दिया, फ़ोन है, रेडियो तरंगे हैं और सब चीज़ें हैं जो मनोरंजन के घटक हैं। बिल्कुल। तो भाई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग अपने मनोरंजन का कोई ना कोई साधन ढूंढ ही लेते हैं। कोई टीवी देखना पसंद करता है, कोई रेडियो का दीवाना है, कोई फिल्में देखना पसंद करता है, किसी को घूमना पसंद है, दोस्तों के संग वक्त बिताना पसंद है, कोई घर परिवार के साथ बैठ के मनोरंजन करता है। और इसमें छांट लेता है कि किसकी समान रुचियां हो सकती हैं। अकेले कर रहा है तो अकेले वाले मनोरंजन, और साथ में कर रहा है तो साथ वाले अलग वाले हैं ना, समूह वाले अलग हैं। अच्छा, जो समूह वाले में बात आती है तो एक बार बताओ राजुल बिटिया कि जो गप मारी जाती है बैठ के, गलचौर किया जाता है जिसको कहते हैं बहुत जगह, उसको क्या कहोगी? उसको तो हम मतलब क्या कहेंगे, जीवन का आधार है ना। मतलब ना सोचिए ना, जब खाने में चटनी आ जाती है तो क्या चटकारे आते हैं। बस वही बात है कि मतलब जैसे किसी ने बुकनू छिड़क दिया हो, एकदम बेसवाद सब्जी में बुकनू छिड़क दिया हो, तो वही है, गप्पे मारना भी बस वैसा ही है कुछ। तो और चाहिए ना, मतलब बहस करना भी तो मनोरंजन का साधन है कि कोई भी एक बात पकड़ ली और उस पर बहस छेड़ दी और अपनी बिल्कुल अपने तर्क पर अड़े हुए हैं कि हम दिन को रात साबित करके रहेंगे। हाँ, ये बात तो है, ये सब मनोरंजन का साधन है। अच्छा, एक बात तो और है, जैसे जो बोलते हैं वो भी कुछ लोग बड़े जैसे व्यवस्थित तरीके से बोलते हैं। एक होते हैं कि आवेश में आ गए और बहे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि अपनी बात पर अड़े हैं, क्या हो रहा है। कुछ लोग बाकायदा मतलब होश में रहते हैं कि हम देखो अड़े हुए हैं। हाँ, बाकायदा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे एक हमने बात की थी तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि लेक्चरर के बाद जब हम रीडर के लिए गए थे तो हमें पता था ये सवाल अगर हम जो पूछा गया, अगर हम ये जवाब देंगे तो हमें फिर दूसरा सवाल ये आ जाएगा। तो इतने दिमाग वाले भी लोग होते हैं, लेकिन तो ये उनके लिए है जो समझ बूझ के बहस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो सुन रहे होते हैं ये बहस, उनका मनोरंजन अलग होता है। हाँ, उनका अलग होता है, और जिससे की जा रही होती है उसका तो कभी कभी वो भी होश में रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो ये निर्भर करता है कि अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हमारा तो बहुत मनोरंजन हो रहा है। और हम यही कह रहे हैं कि मनोरंजन के ये साधन भी कुछ लोग छांट लेते हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि इस तरह के साधन जब हमने छांटे हैं तो सामने वाला क्योंकि एक और चाहिए ना, गप्पे मारना हो या चाहे हमें इस तरह से बहस करनी हो, उसमें सामने वाले की मनस्थिति क्या है और उसे कैसा लग रहा है। बिल्कुल सही तो बात मतलब है, मनोरंजन आपका हो रहा है और दूसरे का जो है वो मनभंजन हो रहा है, ये ना होना चाहिए। कभी कभी आपको भी नहीं पता कि आपका मनोरंजन आप तो को लग रहा है लेकिन आपका हो नहीं रहा है, आप होश में नहीं हैं और आप जो जैसे कहा ना कि दिमागदार इतने नहीं हैं, तो ऐसा ना करें। कहीं ना कहीं बाद में जो है वो सकारात्मक परिणाम आने चाहिए, या यूं कहें कि आप के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। मनोरंजन हमेशा रचनात्मकता से जोड़ता है, चाहे वो खेल हो, चाहे हम इंडोर गेम्स खेलें या बाहर जाके कोई खेल खेलें। देखिए ना, पूरा शरीर एकदम कस जाता है। अगर इंडोर गेम्स खेल रहे तब भी जैसे मन एकदम बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, पूरा तन मन से हम लग जाते हैं उसमें। हमारे साथी लिख रहे हैं कि मन का रंजन मनोरंजन कहलाता है, ये समयोपेक्षी है और मनोनुकूला
मनोनुकूलतापेक्षी हुआ करते हैं। मनोनुकूलतापेक्षी हुआ करते हैं। विभिन्न कलाओं का उदय इसके ही परिणाम है। चित्रशिल्प, कवि, शायर, लेखक जैसे लोगों की संज्ञा उनके मनोनुकूलन से हुए मनोरंजन की ही देन है। अब ये बात अलग है कि लोग अपने मनोरंजन हेतु ताश, लूडो, गायन, वादन से बढ़ते हुए आकाशवाणी, दूरदर्शन और मोबाइल इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में कर लेने की होड़ में लगे हुए हैं। आज ये दौर है तो कल इस परिवर्तनशील दुनिया में कुछ और ही हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। समय के साथ बदलाव तो आता ही आता है और अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इन्होंने इंटरनेट की जैसे बात कही है जी, तो इंटरनेट पर भी काफ़ी लोगों का वक्त गुजरता है और उस पर भी सीखने वाले बहुत कुछ सीख लेते हैं। हमने देखो आज सीखा है क्या एक गीत आया है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो इसमें लिख रहे हैं क्योंकि इस गाने में जो गायिका है उसको दोपहर में सोने की आदत है इसलिए लिखा है कि चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो नायक जो है उसको सुबह दिन में सोने की आदत है, इसलिए सिर्फ सुबह और शाम चाहेगा। तो ये दिमाग लगाया इन्होंने बाकायदा और मनोरंजन अपना भी किया है और जो लोग देख रहे हैं उनका भी मनोरंजन हो रहा है। और एक आदमी तकिया पर बच्चा ऐसे लेटा हुआ है कार्टून में। अच्छा हाँ, किसकी दिन में सोने की आदत है, इसलिए चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बस क्या दिन में नहीं, दिन में नहीं। तो आज ये जो हमारे साथी ने कहा है इंटरनेट इस तरीके के मनोरंजन भी कर रहा है, लेकिन भविष्य न जाने क्या होगा। और सिखा भी रहा है, बिल्कुल सिखा लेकिन इसके साथ ही साथ अगर इसमें बहुत ज्यादा वक्त हम बिताने लगते हैं तो ये भी थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो बुआ हमने बहुत सारी बातें कर ली मन बहलाने की। नहीं, हमें तो बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने कहा जब से तुझे जान गई, तो हमें लगा इन्होंने जान लिया, लेकिन जानवान कोई नहीं पाता है। अच्छा, ये सोच के बड़ी खुशी होती है कि सामने वाला कुछ जान नहीं रहा है और सोच रहा है कि हमने सब जान लिया। सबसे ज्यादा खुशी उसी समय होती है। ऐसे आदमी बिल्कुल ऐसे केवल होठों में मुस्कुराता रहता है। जबकि हमारे है ना अलग अलग, लेकिन मंत्र तो हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि खुश रहने के सबसे ज़रूरी मंत्र है दूसरों को खुश रखें, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर मन खुद ब खुद खुश हो जाता है, और ख़ासकर तब जब कोई आपकी वजह से खुश हो। मेरा तो यही मानना है। ये काफ़ी मतलब बड़े दिल वाली बात है। मतलब नहीं करना है तुमको, नहीं ये भी करना है, लेकिन उसके लिए दूसरों को खुश रखने के लिए भी खुद का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, वैसे पूरक है एक दूसरे के लिए ये बात। और जिसके पास खुशी होगी वही खुश दूसरों को कर सकता है, पाएगा। वैसे बुआ खुशी जो है वो एक तितली की तरह लगता है कि जिसे पकड़ने की कोशिश हम चाहे जितनी करें, पर जब वो हाथ कब आएगी और कब आँख, कान और होठ से गुजरती हुई मन में उतरेगी, ये बहुत सारे लोग नहीं जान पाते। क्या बात और जो जान लेते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। हाँ, तो ये मान लीजिए कि ये जो तितली है उसमें रंग आप ही को भरना है, और आपको कौन सा रंग पसंद है वो भरते रहिए। फिर देखिए कि आप जहाँ चाहेंगे वहाँ तितली बन जाएगी और अपने आप उड़ने लगेगी आसपास। बिल्कुल। तो ये मन की जो है एक गति है, कह सकते हैं कि आपके आसपास अगर बहुत तकलीफ भी है तो अगर आप उसको तितली जैसा समझेंगे तो फूल जैसा हल्का हो जाएगा वो जो पूरा वातावरण है। तो कहीं ना कहीं ये आपके हाथ में है कि कैसे आप खुश रह सकते हैं, है ना। और इसमें मन भी जरूरी है और शरीर भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहे और तनाव मुक्त रहे मन, तो तभी खुशी मिलती है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग खुशी के लिए सोचते हैं कि हमें कुछ भौतिक साधन हमारे पास हो जाए, या फला हमसे नाराज है तो वो हमसे बात कर ले, हम खुश हो जाएंगे। छोटे बच्चों की होती ना, कुट्टी हो गई है, हो जाएगी, हमारी सहेली नहीं बोल रही है, या मम्मी ने बस कह दिया जाओ हम बात नहीं करेंगे। अब उसके बेचारा चेहरा एकदम सूख जाता है तुरंत 2 मिनट के अंदर। तो ये बच्चों की बात है, लेकिन बड़े होने पर हमारी खुशी के जो मायने हैं वो इतने सीमित नहीं रह जाते हैं, रह नहीं जाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये बचपना हम करते हैं बड़े होकर भी, और हम ये मान लेते हैं कि बस अगर ये मिलेगा तभी हम खुश हो सकते हैं, या यूं कहें कि हम उस पर अपना अधिकार मानने लगते हैं कि ये ऐसे कैसे नाराज हो सकता है, या ऐसे कैसे ये चीज़ हमसे छूट सकती है ना। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ भी आ जाती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है हम सक्षम हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, या हमारे संग ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे भोले हैं, सोचते हैं अरे कोई मान जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा भाव बदल जाता है, तब्दीली हो जाती है। और तो मतलब दूसरों पर अपनी खुशी को उस पर निर्भर ना करके अपनी खुशी खुद के अंदर हम बना सकते हैं। और इसके लिए बस ये है कि अब जैसे सिर्फ यही नहीं कि कोई दूसरा बोल नहीं रहा है, ये भी होता है ना कि भाई ये बहुत हमें अच्छा लगता है, और फिर धीरे धीरे देखते देखते लगने लगता है कि अरे ये जो कर रहे हैं ना, मतलब तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनके पास ये सुविधाएं हैं इसलिए कर ले रहे हैं, हमारे पास होती तो हम भी कर लेते। अब यहाँ पे मन में एक जरा सा खटास सी आ गई और चिड़चिड़ापन आ गया, या कहीं ना कहीं
चिढ़ सी होने लगी और ईर्ष्या के भी जो है ना वो बीज पड़ने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर बात होती है कि आप थोड़े थोड़े दिन पर इन सब चीज़ों को देखते रहें, ताकते रहें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आदर्श बना लेना, अच्छी लग रही कोई चीज़ उसकी तो वो सीख ले। किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता क्या है, बात है। जैसे बुआ का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, बुआ के जेवर बहुत अच्छे लगते थे, तो हम भतीजियों ने सबने क्या किया कि नकल करनी शुरू कर दी बुआ की कि हाँ भाई अब बुआ जैसे कपड़े हम लोग भी पहनेंगे, और बुआ के जेवर तो हम लोगों ने खूब चुरा चुरा कर पहने हैं। अब हम बोलेंगे ही नहीं। ये सही है, किसी को चुप कराना हो तो उसकी खूब तारीफ कर दो, नहीं ये भी एक तरीका है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास हमारे साथी के जो बहुत सारे संदेश हैं, तो हम तो चुप रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं खुश रहने की कला के जरूरी नियम, अपनी तुलना किसी के साथ ना करें, बुआ की तरफ तो बिल्कुल ना देखें, सोशल मीडिया के टाइम में करें कटौती, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, और सीमित करें मोबाइल का प्रयोग, अपने शौक को समय दें, खुद को करें डेट और खुद को करें डेट, ये बहुत अच्छी बात है। अपडेट के संग संग डेट भी करें, यानी अपने साथ समय गुजारें, डेटिंग किसी और के संग ना करके अपने साथ एक दिन डेटिंग पर जाइए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। और योग, ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास करें, दूसरों की मदद करें। अब ये बात होती है कि मदद करें वाली जो बात है ना, इसी में खुशी भी जुड़ी हुई है अपने आप। ये तो है, ये तो है। ये भी बात है कि एक ही ढर्रे पर अगर आप कुछ कर रहे हैं एक ही जैसा काम रोज कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव ला के देखें। जैसे खाना बना रहे हैं तो रोज रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी। अच्छा, हमें लगा कि कह रही खाना बना रहे तो आज खाना ना बना, कल पानी पी के रहे। रोज खाना बना रहे तो आज खाना ना बना। अरे बुआ, ऐसी इनकलाबी बातें अगर आप करेंगी तो फिर कैसे चलेगा? देखो, इसमें कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप एक दिन फल पर रहिए ना, पंखे के नीचे बैठ के फल काटिए और खाते रहिए पूरे दिन, तरबूज दिवस मनाइए। अच्छा, एक दिन जैसे पानी पूरी है, आपने मटर घर में उबाल लीजिए, पना बना लीजिए, मतलब पानी बना लीजिए, और गोलगप्पे बाहर से लाइए, पूरा आपका बढ़िया पार्टी हो जाएगी। तो बिना कम काम के भी थोड़ा सा ये सब मजे लिए जा सकते हैं, तब्दीली की जा सकती है। ये बात तो है। जैसे हमने परेशान थे हम, और तुमने जैसे कहा ना बिटिया, अरे सब हो जाएगा, तो ये जो है खुश रहने का जो टोटका है, ये बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि हमारे साथी ने दूसरी बात लिखी है, भाड़ में जाए, ये लिखा है। तो वैसे ही एक अरे सब कुछ हो जाएगा, तो ये रखना मन में बहुत ज़रूरी है। और उसी के संग संग एक बात और है कि काम हम जब सब चीज़ बड़ी योजनाएं बनाते हैं, हमें लगता है बड़े अच्छे योजना से काम करते हैं, उसमें थोड़ी सी इधर उधर खिसक जाता है तो बहुत ज़्यादा हम तनाव में भी आ जाते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि उसमें थोड़ी सी इतनी गुंजाइश रखिए कि उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, है ना, थोड़ी सी उसमें इतना लचीलापन उसको रखिए उसमें कि थोड़ा इधर उधर खसकाया जा सके, तो आप परेशान ना हो, है ना। अच्छा, खसकाया जा सके तक बात ठीक है, मतलब आपने थोड़ा सा फेर बदल कर लिया, लेकिन बस ये ज़रा सोचिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि सुबह हम क्या करें, रोज़ कहते हैं कि हम आज सुबह जल्दी उठेंगे, उठ ही नहीं पाते हैं। मतलब ये क्या मतलब हुआ? आप अगर बिल्कुल ठान लिए, अगर आपने अपने से वादा कर लिया है तो उसे निभाइए भी। कई बार ऐसा होता है ना, अरे तुम्हें नहीं उठना है, जबरदस्ती तुमसे कह दिया, तुम तनाव में आ गई, अरे उन्हें उठना ही नहीं है, इसलिए ये समझो खुद चिड़चिड़ाते हैं बहुत। नहीं, कुछ नहीं, ये गलत है इसका मतलब। अब ये हालांकि ये अगर उनके मुंह पर कह दिया जाए कि आप खुद नहीं चाहते तो और नाराज हो जाएंगे। तो भाई सच बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं, ये समझ लें कि वो खुद नहीं चाहते, क्योंकि जो चीज़ खुद से संकल्प लिया जाता है वो कभी नहीं छूटता है, वो पूरा होता ही है। मतलब कुछ भी, आप घूमने जाने का कैसे प्रोग्राम बनाते हैं और बन जाता है, और अब चले जाते हैं। 3 बजे के सिनेमा देखना रहता था तो 2 बजे से तैयार होना शुरू, 2:30 बजे सब लोग वहाँ पहुँच जाता था। बिल्कुल। तो फिर तब क्या होता था? तो भाई ऐसा नहीं होता है। ये जो हम तब्दीली वाली बात कर रहे थे कि जैसे अगर आपने सोचा था कि आज रविवार है, अब हम ऐसे कपड़े धोएंगे, पर्दे वर्दे बदलेंगे, लेकिन अचानक मौसम अच्छा हो गया और लगा कि चलो पिकनिक पर चलते हैं, तो अब आप सोचिए नहीं हमने तो भैया जो योजना बनाई थी हम तो उसी पर रहेंगे। ऐसा नहीं है, खुश रहने में उसमें बदलाव कर लीजिए और निकल लीजिए, फिर वो अगले संडे के लिए छोड़ दीजिए, या बीच में किसी दिन थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए, हो ही जाएगा सब काम। मतलब काम तो हो ही जाता है, एक दिन का गंदा कपड़ा तो नहीं पहनोगी ना, बिल्कुल, कपड़ा तो धुल ही जाता है वो तो सही में। ये तो ऐसे ये जो बात हो रही थी, इसके संग संग एक चीज़ और जुड़ जाती है। अक्सर बहुत ग्लानि हमें हो जाती है जब हमारे किसी भी योजना में तब्दीली होती है, या जैसे कि कपड़े नहीं धो पाए, या ऐसे बहुत सारे काम हैं, कपड़ा सिलने को देना है या कुछ डॉक्टर को दिखाना है, तो ठीक है, गलत है ये, आप उससे खिसकिए मत, जो ज़रूरी काम है उनको तो करिए, लेकिन फिर भी अगर उसमें नहीं हो पाया तो थोड़ा सा मन में ग्लानि मत रखिए किसी चीज़ के लिए, बिल्कुल, है ना।
वो बहुत बड़ा जो है बाधा है हमारी खुशी में। हाँ, और वो ग्लानि आप बाद में वो काम कर लेते हैं तब भी वो ग्लानि का भाव बना रहता है और धीरे धीरे वो एक डर में बदल जाता है तो जो आपको खुश नहीं रहने देता जी। तो ये भी बात है। और एक बात और है कि सतर्क रहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क मत रहिए कि हर चीज़ को आप बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख रहे हैं ना, परखने की सोचें कि अरे हाँ। तो उस चक्कर में तो बाकी सब लोग सतर्क हो जाते हैं, डरते रहते हैं कि ये कब सतर्क हो जाएंगे। तो इतनी मतलब जो भी आपका अपना जो व्यवहार है, सतर्क होना, डरना, जो भी है, योजना बनाना और बहुत एकदम कमर कस के तैयार हो जाना, सैनिक की तरह लग रहा है युद्ध पे ही जा रहे हैं, उससे ऐसा रखिए कि बाकी प्रभावित ना हो लोग। हाँ, ऐसे लगने लगता है कि अच्छा इनकी पेटी तो हम ही कस देते हैं। सच में ये बात तो है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे अंदर ही रहती हैं और इन्हें ज़रा सा मतलब संभाल लें तो जैसे कभी कभी होता है कि हम भूल ही जाते हैं, हमने तो इसलिए याद दिलाया है। ये बातें बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। अब जैसे तुम नया सलवार सूट पहन के आई हो, तुमने चाय पिला दिया, अच्छा लगा, अभी कोई किसी और से कह दो कभी तो कहेंगे अरे अब ये क्या मतलब, ये 500-800 रुपए के सलवार सूट के लिए कोई चाय पिलाता है, सेलिब्रेट करता है, तो इससे क्या फर्क अब क्या मतलब, लहंगा रोज पहन के आएंगी, साड़ी पहन के आएंगी सिल्क की, तब करेंगे। पैसे से नहीं चीज़ें होती हैं, चीज़ें जो होती हैं मन से होती हैं, खुशी से होती हैं। और पहले सच बात है कि किसी घर में वॉशिंग मशीन आ जाती थी, फ्रिज आता था तो हम लोग खूब सेलिब्रेट करते थे, पार्टी मनाते थे, उत्सव करते थे। और अब लगता है कि जब तक कि घर ना बने, वो भी घर भी महल टाइप का बने, अरे क्या फ्लैट ही तो ख़रीदा है। तो ऐसी आदतें जो है वो छोड़ दीजिए, खुश होइए, खुश हो जाइए, क्योंकि खुशी जो है ना वो बहुत छोटी छोटी बातों में छुपी रहती है। बुआ, तो ये तो ख्वाबों के तिनकों से आशिया बना रहे हैं, हम चलिए कथा सुधा का अमृत पी लेते हैं। जी हाँ। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज अंतिम प्यार से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि योगेश बाबू और नरेंद्र में चित्रकारी को लेकर एक आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही है और इसी में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दोनों आने वाली प्रदर्शनी में अपना सर्वश्रेष्ठ चित्र प्रदर्शित करना चाहते हैं। बहुत सोचने के बाद भी नरेंद्र को यह नहीं सूझ रहा है कि वो प्रदर्शनी के लिए कैसा चित्र बनाए। तभी कुछ दिनों बाद उसके गुरु मनमोहन का संदेश उसे मिलता है कि योगेश बाबू ने चित्र पूरा कर लिया है और चित्र बना भी अच्छा है, लेकिन उन्हें नरेंद्र से बहुत आशाएं हैं। यह संदेश पढ़कर नरेंद्र बहुत बेचैन हो जाता है। अब प्रदर्शनी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और उसने कुछ भी तय नहीं किया। तभी एक रात उसकी पत्नी घबराई हुई आती है और बताती है कि उसके पुत्र की तबीयत बहुत खराब है, शायद हैजा हुआ है। वो नरेंद्र को तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कहकर बच्चे के कमरे की तरफ जाती है। क्या नरेंद्र ने डॉक्टर को बुलाया या फिर, ये जानने के लिए सुनिए आगे। मां की आवाज सुनकर बच्चे ने आंखें खोली। भर्राई हुई आवाज में बोला, मां, ओ मां, मेरे लाल, मेरी पूंजी, क्या कह रहा है? कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद में चिपटा लिया। मां के वक्ष पर सिर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा। नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए। वो बच्चे की ओर देखता रहा।
लीला ने उपालंबमय स्वर में कहा, अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए? नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, हैं? डॉक्टर? पति की आवाज का अस्वाभाविक स्वर सुनकर लीला ने चकित होते हुए कहा, क्या? क्या? कुछ नहीं, जाओ जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। अभी जाता हूं। नरेंद्र घर से बाहर निकला। घर का द्वार बंद हुआ। लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वो सोचती रही, ये क्या? नरेंद्र चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढांपकर वो सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी तीव्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है। चारों ओर गहरे सूनेपन का राज्य था। केवल दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी न थकने वाली गति से टिक टिक कर रही थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हृदय मानो उत्तर देता हुआ कह रहा था, धक धक। संभवतः उसके भयानक संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हृदय परस्पर कानाफूसी कर रहे थे। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। संज्ञाहीन अवस्था में कहने लगा, क्या करूं, क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर न मिलेगा। परंतु वो तो मेरा पुत्र है। वो कहते कहते रुक गया, मौन होकर सोचने लगा। सहसा मकान के अंदर से सनसनाते हुए बाण की भांति हाय, ये हृदय बेधक आवाज उसके कानों में पहुंची। मेरे लाल, तू कहां गया? जिस प्रकार टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, चिंता और व्याकुलता से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसके मुख पर लाली का चिन्ह तक न था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वो समझ गया कि बच्चा चल बसा। मन ही मन में बोला, भगवान तुम साक्षी हो, मेरा कोई अपराध नहीं। इसके बाद वो अपने सिर के बालों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा। जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक उठता है, उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर से कागज, तूलिका और रंग आदि लेकर वो कमरे से बाहर निकल गया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के समीप जाकर वो अचकचाकर खड़ा हो गया। कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं, सब खामोश हैं। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ रहा था। झांक कर भय से थर थर कांपते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में कांटे से चुभ गए। बिस्तर उलट पुलट हो रहा था। पुत्र से रिक्त गोद किए मां वहीं पड़ी तड़प रही थी और इसके अतिरिक्त मां कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्षस्थल के साथ चिपटाए, बाल बिखरे, नेत्र विस्फारित किए बच्चे के निर्जीव होंठों को बार बार चूम रही थी। नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने 2 सलाखें चुभो दी थी। उसने होंठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला। इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृश्य उपस्थित था। संभवतः संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रखकर तूलिका न उठाई होगी। देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी, परंतु उसके हृदय में कितनी वेदना थी उसे कौन समझ सकता है। वो तो पिता था। नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की। उसकी उंगलियां किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व शक्ति प्राप्त कर चुकी थीं। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा, ओ बेटा, बातें करो बेटा, बातें करो, जरा एक बार तुम देख तो लो। नरेंद्र ने अस्फुट स्वर में कहा, उफ,
ये असहनीय है। उसके हाथ से तूलिका छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, किंतु उसी समय तूलिका उठाकर वह पुनः चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का क्रंदन रुदन कानों में पहुंचकर हृदय को छेड़ता, रक्त की गति को मंद करता। उसके हाथ स्थिर होकर उसकी तूलिका की गति को रोक देते। इसी प्रकार पल पर पल बीतने लगे। मुख्य द्वार से अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी कोलाहल से बहरा हो चुका था। वो कुछ भी सुन न सका। इस समय वो एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर, बस रंग में तूलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वो पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मृत बच्चे की याद भी वो धीरे धीरे भूलता जा रहा था। सहसा लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के समीप आकर दुखित स्वर में बोली, क्या डॉक्टर को बुलाया? जरा आकर एक बार देख तो लेते, मेरा लाल जीवित है या नहीं। ये क्या चित्र बना रहे हो? चौंक कर नरेंद्र ने लीला की ओर देखा। वो लड़खड़ाकर गिर रही थी। बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब कपाट न खुले तो रसोइया और नौकर दोनों डर गए। वे अपना काम समाप्त करके प्रायः संध्या समय घर चले जाते थे और प्रातःकाल काम करने आ जाते थे। प्रतिदिन लीला या नरेंद्र दोनों में से कोई न कोई द्वार खोल देता था। आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी द्वार न खुला। इधर रह रहकर लीला की क्रंदन ध्वनि भी कानों में आ रही थी। उन लोगों ने मोहल्ले के कुछ व्यक्तियों को बुलाया। अंत में सब ने सलाह करके द्वार तोड़ डाला। सब आश्चर्यचकित होकर मकान में घुसे। जीने से चढ़कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखे नरेंद्र सिर नीचा किए हुए बैठा है। उनके पैरों की आहट से नरेंद्र ने चौंक कर मुंह उठाया। उसके नेत्र रक्त की भांति लाल थे। थोड़ी देर पश्चात वो ठहाका मारकर हंसने लगा और सामने लगे चित्र की ओर उंगली दिखाकर बोल उठा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। दिन बीतते गए। प्रदर्शनी आरंभ हो गई। प्रदर्शनी में देखने की कितनी ही वस्तुएं थीं, परंतु दर्शक एक ही चित्र पर झुके पड़ते थे। चित्र छोटा सा था और अधूरा भी। नाम था अंतिम प्यार। चित्र में चित्रित किया हुआ था एक मां बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए अपने दिल के टुकड़े के चंदा से मुख को बार बार चूम रही है। शोक और चिंता में डूबी हुई मां के मुख, नेत्र और शरीर में चित्रकार की तूलिका ने एक ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया कि जो देखता उसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते। चित्र की रेखाओं में इतनी अधिक सूक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है, यह बात इससे पहले किसी के ध्यान में न आई थी। इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे। उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू, आप क्या कहते हैं? योगेश बाबू उस समय मौन धारण किए चित्र की ओर देख रहे थे। सहसा प्रश्न सुनकर एक आंख बंद कर कर बोले, यदि मुझे पहले से ज्ञात होता तो मैं नरेंद्र को अपना गुरु बनाता। दर्शकों ने धन्यवाद, साधुवाद, वाह वाह की झड़ी लगा दी, परंतु किसी को भी मालूम न हुआ कि उस सज्जन पुरुष का मूल्य क्या है जिसने इस चित्र को चित्रित किया है। किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं को धूलि में मिलाकर रक्त से इस चित्र को रंगा है, उसकी यह दशा किसी को भी ज्ञात न हो सकी।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अंतिम प्यार से, इसका ये तीसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे मेरे यानी अमरकांत के स्वर में। तो भाई कथा सुधा का ये अंतिम प्यार से कथा का हमने आखिरी भाग सुन लिया। जी हाँ बुआ, हाँ बेकरारी तो बहुत ज्यादा है भूले बिसरे व्यंजनों की। जी हाँ, देखिए हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि कमल गट्टे की सब्जी, भरवा टिंडे, मेथी का साग पहले खूब खाते थे, अब न बनते हैं, खाने की बात तो दूर की हो गई। इन्होंने लिखा है कभी महुआ का मरका खाया है? मुरका खाया है? यदि खाया है तो शेयर करें। सखी सहेली के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारे साथी ने और भी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी पारंपरिक चीज़ें लिखी हैं। तो हमें नहीं लगता कि हम लोग आज इसको पूरी तरह से शामिल कर पाएंगे। जैसे कि वो कचनार के फूल की भी सब्जी बनती थी बहुत जी, ज्यादा स्वादिष्ट होती थी वो तो। जी हाँ, कचनार के फूल की सब्जी, और अब दिखते नहीं कचनार के फूल। हाँ बनाना होगा तो ढूंढोगी भी, बनाना ही तो नहीं है। कहाँ से ढूंढे बुआ? तो जब व्यंजन हम ढूंढेंगे तो जाहिर है कि फिर उसकी सामग्रियां भी ढूंढेंगे। ऐसे ही जैसे कि नमकीन समोसा बनता था घर में, जो बेसन भर के बनता था, ख़ास तौर से हरिताली का तीज पर बनता था, वो समोसा अब नहीं बनता है। अब दाल भरे समोसे ज्यादा बिकते हैं या फिर आलू के समोसे। तो आलू के तो पहले भी बनते थे, लेकिन साथ में ये जब घर में पकवान बनता था खास तौर से, तब ये बनता था गुजिया के साथ में। तो वो जो समोसा है वो हम शामिल करेंगे अगली बार, ज़रूर हमारे साथी बताएंगे। और इन्होंने लिखा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से पारंपरिक गहने आदि देकर जाते हैं, वैसे ही पारंपरिक व्यंजनों के बनाने की विधि भी दी जाती है ताकि कहीं लुप्त ना हो जाए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लजीज पकवान के बारे में बताने जा रहे हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इन्होंने लिखा है खीरा गेंधा, खीर पुली, कोलू पोड़ी, ये बहुत सारे पक्की केरीनू शाक, पक्की केरीनू शाक, हाँ शाक, हाँ जिसे कलौंजी कहते हैं जी। बुआ अरे हम तो बिल्कुल इसी में बह जाएंगे, लेकिन नहीं समय हो रहा है तो आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। लेकिन ये व्यंजन हम लेकर फिर हाजिर होंगे। हाँ नमस्कार। विविध भारती।